शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन। खैर छोड़िए, मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुए थे। आप माफ कीजिएगा, मेरा हिंदी थोड़ा कमजोर है, तो प्लीज एडजस्ट। मेरा पिताजी एक नाविक थे। वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही हमारे घर में ज्यादा पैसे थे। इन वजहों से मैंने और मेरे परिवार ने कई कठिनाइयों का सामना किए। मैं आपको अपने स्कूल का एक किस्सा सुनाते हैं। मैं अपने क्लास के फर्स्ट बेंच में अपने दोस्त के साथ बैठे थे। मेरा दोस्त एक मुख्य पुरोहित के बेटे थे। जब मेरा मास्टर जी ने देखा कि मैं एक मुसलमान एक मुख्य पुरोहित के बेटे के साथ बैठा है, तो उनको ये बात पसंद न आए। वह गुस्से में आए और मुझे मारा और मुझे मारकर लास्ट बेंच में भेज दिया। मैं चुपचाप जाके लास्ट बेंच में बैठ गए। उस दिन इस घटना के बाद मैंने ये डिसीजन लिए कि पीछे बैठ के देश बदलेगा। पीछे बैठना मायने नहीं रखता। देश का सबसे काबिल दिमाग लास्ट बेंच में भी मिल सकते हैं। A man needs difficulties in life because they are necessary to enjoy the success. मेरे परिवार में हम 10 भाई बहन थे, तो हमारा खर्चा निकालने के लिए मैंने बचपन से ही अखबार बेचना शुरू किए। 12th पास करने के बाद मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपना एडमिशन लिए। फाइनल ईयर में मेरे को एक प्रोजेक्ट मिले जिसमें मुझे एडवांस प्लेन का डिजाइन बनाने थे। जब मैंने अपना डिजाइन अपने प्रोफेसर को दिखाए तो उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दिए और कहा कि मैं तुम्हें 3 दिन का समय देते हैं। अगर तुमने अच्छा डिजाइन नहीं बनाया तो मैं तुम्हारी स्कॉलरशिप छीन लेंगे। कहीं मेरी स्कॉलरशिप न छिन जाए, इस डर से मैं 3 दिन लगातार अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा। और 3 दिन के बाद जब मैंने प्रोफेसर को अपना डिजाइन दिखाया तो वह खुश हो गए और मेरा स्कॉलरशिप बंद होने से बच गया। इफ यू फेल, नेवर गिव अप, बिकॉज फेलियर मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास 2 इंटरव्यू का ऑप्शन थे। पहला एयरफोर्स, दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए मैं देहरादून गए, पर वहां पर मैं सिर्फ एक रैंक से फेल हो गए। वापस दिल्ली आकर मेरा डीआरडीओ में नौकरी लगा और वहां से मुझे नासा भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। नासा वाले मेरा काबिलियत देख हैरान हो गए। उन्होंने मुझे बहुत से पैसे और बहुत कुछ ऑफर किए कि मैं उनके यहाँ नौकरी करे। कुछ पल को मैंने भी सोचे कि क्यों ना मैं यहाँ रुक जाए, लेकिन उस वक्त मैंने ये सब छोड़ अपने आदर्शों को चुने और वापस अपने देश आकर अपनी देश सेवा करना पसंद किए। वापस आकर मैंने इसरो की टीम ज्वाइन करी। मेरी टीम को एक नया प्रोजेक्ट मिले थे, पर उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम थे। तो मैंने और मेरी टीम ने शुरुआती दिनों में सेंट मैरी चर्च को अपना ऑफिस बना लिए। वहां के बीच पे अपना लॉन्च पैड बना लिए। गौशाला को अपनी लैबोरेटरी बना दी और हम साइकिल और बैलगाड़ी में अपना रॉकेट लाते थे। और 1963 में हमने अपने देश का पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किए। 1968 में मुझे इसरो का डायरेक्टर बनाए गए। तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम SLV यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए। इसके बाद मैंने और मेरी टीम ने 1969 से 1979 तक SLV पर काम किए। इन 10 सालों में मैंने बस 2 बार छुट्टी लिया। एक बार अपने पिताजी के देहांत पर, दूसरी बार अपने माता जी के देहांत पर। सॉरी, 1979 में हमने SLV को लॉन्च किए, पर वो फेल हो गए। मैं बहुत ही निराश हो गया था और इस फेलियर का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा चेयरमैन
प्रोफेसर सतीश धवन जी ने अपने ऊपर ले लिया। इसके बाद मैंने और मेरी टीम ने फिर से 1 साल तक एसएलवी पर काम किए और 1980 में एसएलवी कामयाब हुए। लेकिन इस बार सक्सेस का सारा क्रेडिट प्रोफेसर ने मुझे दे दिए। उस दिन मैंने सीखा कि सक्सेस को तो कोई भी हैंडल कर सकता है, पर जो फेलियर को हैंडल करे वही असली लीडरशिप है। इसके बाद 1982 में मुझे डीआरडीओ का डायरेक्टर बनाया गया। तब मैंने सोचा कि क्यों ना हम कई सारी मिसाइलें बनाए, जैसे नाग, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, पृथ्वी। इसके बाद हमारे देश ने दुनिया के सारे देशों को पीछे छोड़ मिसाइलों के मामले में 6th रैंक पर आए। 1990 में मैंने पीएसएलवी बनाया, जिसकी मदद से हमने 2014 में मंगल तक का सफर तय किए, वो भी 10 रुपए कम किलोमीटर खर्च तेल में। 2017 में हमने एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। हमारे देश ने वर्ल्ड का मोस्ट अफोर्डेबल स्पेस प्रोग्राम बना लिए थे। और 1993 में हमारे देश ने परमाणु परीक्षा भी कर दिखाया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिए। 1999 में मैं रिटायर हुए और 2002 में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि हम आपका नाम देश के राष्ट्रपति के पद के लिए देना चाहते हैं। मैंने इस बारे में बहुत सोच विचार किए और फाइनली मैंने उनको हाँ कर दिए। फिर 2002 में मैं भारत का राष्ट्रपति बने। मैं अबुल पाकिर जनेबलुद्दीन अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। आप सब लोग मुझे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से जानते होंगे और ये थी मेरी जीवन गाथा। धन्यवाद। शास्त्री रहे हैं, जिन्होंने दलित आंदोलन को भी प्रेरित किया है एवं दलितों के हक के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्हीं से प्रेरित होकर एक महाकवि श्रीमान आदम गौंडवी जी ने एक कविता लिखी, जिसका एकल नाट्य रूपांतर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं दलितों की गली तक ले चलूंगा आपको, जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई। जी हाँ, मर गई कुलिया बेचारी एक कुएं में कूद कर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरजू पार की मोनालिसा। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমার সোনার বাংলা, আমি তোমাকে ভালোবাসি। इन अंग्रेजों ने भारत पर बहुत अत्याचार किए, करीबन 200 सालों तक हम पर राज किया। न जाने कितने ही क्रांतिकारी देश को आजादी दिलाते हुए शहीद हो गए, कितने ही नरसंहार हुए जो आज भी हमारे जहन में बैठे हुए हैं, जिनका स्मरण आते ही हमारी आंखें नम हो जाती हैं। और दूसरी ओर हमारे शहीद, हमारे वीर, जिनका स्मरण करते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है और रगों में खून उबाल मारने लगता है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बिरसा मुंडा, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, भगत सिंह जैसे कई नाम सामने आते हैं। पर क्या आप मुझे जानते हैं? मेरा नाम खुदीराम बोस। आप में से कुछ लोगों ने पहले सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं। तो चलिए आज मैं आपको अपने आप से मिलवाता हूं। मैं आपको खुदीराम बोस से मिलवाता हूं। भाइयों, वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने हमारे बंगाल का बंटवारा कर हम भारतीयों को अलग अलग कर दिया। हमारे इतने विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी अंग्रेज सरकार नहीं मानी। उन्होंने हम पे बहुत अत्याचार किया, यहां तक कि हमारी माताएं, बहनें, बूढ़ों, बच्चों तक को नहीं बख्शा। किंग्सफोर्ड ने सरेआम हमारे भाई बहनों की हत्या। यह अत्याचार अब और नहीं सहा जाता। सत्येंद्र बाबू,
अब एक ही रास्ता बचा है कि हम किंग्सफोर्ड की हत्या कर दें, और इस काम की जिम्मेदारी मैं और प्रफुल्ल चाकी लेते हैं। हमने इस काम को अपने हाथों में ले तो लिया, लेकिन कलकत्ता के जज को मारना आसान काम नहीं था। तभी से मैं और प्रफुल्ल उस एक मौके की तलाश में थे कि कब किंग्सफोर्ड हमें अकेला मिले और हम अपने ऊपर होने वाले सभी अत्याचारों का बदला लें। और आखिरकार एक दिन जब किंग्सफोर्ड रात के समय अपने बंगले से निकला, वो घोड़गाड़ी पर था। हमने ठान लिया कि ये रात किंग्सफोर्ड की जिंदगी की आखिरी रात हो। सन्नाटा छा गया। हमने चुपचाप उसका पीछा किया। मैंने बम निकाला और उसकी बग्घी पर इनकलाब जिंदाबाद। और उसकी किस्मत अच्छी थी और वो बच गया। तभी हम वहां से भागे। यह रेलवे स्टेशन ठीक है, यह कुछ घंटों तक छिपा जा सकता है, मैंने कहा। लेकिन अचानक हमें चारों तरफ से विदेशी सिपाहियों ने घेर लिया। प्रफुल्ल घबराया। मैंने बोला, प्रफुल्ल, मैं हूं तुम्हारे साथ, प्रफुल्ल। उसने मेरी एक क्या सुनी। वो कहता, मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे ये वादा न था, रास्ता रोक कर खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत से ठन गई। उसने बंदूक निकाली और कहा, हम आजाद हैं और आजाद रहना चाहते हैं। और प्रफुल्ल, मेरे भाई प्रफुल्ल, मैं था तुम्हारे साथ, मैं था उसके साथ। प्रफुल्ल, सिपाही, छोड़ो मुझे, कायरो, बुज़दिलो, छोड़ो, वंदे मातरम। छोड़ो, इनकलाब जिंदाबाद। चाहे मेरा सर काट दो, मुझे गोली मार दो या फांसी पर चढ़ा दो, हम ना रुके थे, ना रुके हैं और ना ही रुकेंगे। एक बार विदाई दे मां, আমি আসছি, হাসি হাসি পড়বো ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। वंदे